हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु नानक क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने ऐसे 12 प्रश्न लेके आ रहा हूं जो आपको कक्षा 10 या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपके लिए ये एक रामबाण साबित है। यानी ऐसे 10 प्रश्न जो कक्षा 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अगर कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इन 10 से 12 प्रश्न है, इनको मैं आपको इनके ऑप्शनों के साथ जो इनका आंसर है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे और भी वीडियो लाता रहता हूं जिससे कि आपको बेनिफिट होगा और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाएंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। तो आप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। चलिए बिना टाइम गवाए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारे लिए जो है वो यह है कि जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी। देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है कि जिंक कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिंक क्या एक तरीके की धातु है और धातु की अगर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, पहले का सही आंसर हाइड्रोजन होगा, क्योंकि धातु जिंक एक धातु है, धातु की अपन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो या फिर अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऐसा कथन हमने पढ़ा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता। देखिए, क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। आपसे नहीं पूछा है या है पूछा है। यहाँ पे देखो, क्रिस्टलन का जल नहीं होता है, यह आपसे पूछा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है। क्रिस्टलन का जल का मतलब है कि जैसे कि आप सूत्र लिखते हो, मैं यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूं, धोने का सोडा। धोने का सोडा एक ट्रिक है धोने के सोडे को याद करने की। उसका सूत्र कि 10 बाल्टी पानी चाहिए अपने को कुछ भी धोना है तो उसका धोने का सोडे का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसी तरीके से जिप्सम का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 डॉट, जिप्सम में ध्यान रखना, जिप्सम में 2H2O आता है। और अगर इसको आप POP बनाना चाहते हो तो इसको गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O यानी अर्ध हाइड्रेट। तो ये मैंने आपको एक अलग से क्वेश्चन बता दिया कि ये POP का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? POP का सूत्र है। यानी इसमें अपन जिप्सम को गर्म करते हैं तो उसमें से पानी का आधा 1.5 अणु चला जाता है, आधा अणु बचता है, तो ये जिप्सम का सूत्र हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है नीला थोता, जिसे अपन तूतिया कहते हैं, वो भी CuSO4.5H2O उसका सूत्र होता है, 5H2O। इसके अलावा एक और सूत्र अपने को क्या दे रखा है ऑप्शन में, खाने का सोडा। तो देखो, खाने का जो सोडा है उसका सूत्र जो होता है वो होता है NaHCO3 यानी इसमें जल का कोई अणु नहीं आता। इसमें जल का कोई अणु नहीं आता। इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। अगर आपको इसका सही आंसर देना है तो आपको चारों के फॉर्मूले याद होना चाहिए, रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप सही तरीके से बता सकते हैं कि किसमें क्रिस्टलन का जल है और नहीं है। ऐसा कैसा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जामों में पूछा गया, अभी के जो एग्जाम हुए थे वनपाल वन रक्षक इनके अंदर, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है और ये 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप बताओ, इसमें भी क्रिस्टलन का जल है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये जो ये किसका सूत्र है? ये अभी आपने मैंने बताया खाने का सोडा। खाने का सोडा, तो खाने के सोडे में क्रिस्टलन का जल उपस्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो यही होगा कि क्रिस्टलन का जल उपस्थित किसमें नहीं है? वो नहीं है खाने के सोडे में, जिसे अपन बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर सूत्र भी बताया, तो आप एक बार वापस से देख लेना कि ये सूत्र किसका है। आपको सूत्र भी याद हो जाएंगे, Na2CO3.10H2O। अगर 10 जल के अणु हैं और सोडियम कार्बोनेट आगे लिखा हुआ है तो ये धोने का सोडा है, ये धोने का सोडा। और सोडे का आप नाम याद कर लेना, सोडा मतलब सोडियम। और यहाँ पर दे रखा है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो दे रखा है, ये जो है जिप्सम का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। और आधा जल का अणु आएगा तो वो किसका हो जाएगा? POP का। और ये कॉपर सल्फेट अगर जिसमें आ जाता है तो उसको अपन बोलते हैं नीला थोता। क्या बोलते हैं उसे अपन? नीला थोता, या फिर उसे तूतिया भी बोला जाता है। और ये जो NaHCO3 देखिए, इसमें H आ रहा है, H का मतलब हाई करना, खाना खाने के बाद में हाई करेंगे, तो यहाँ पे आप याद कर लेना खाने का सोडा NaH, या फिर इसका जो नाम अपन देते हैं वो देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरीके से आप इसका नाम भी याद कर सकते हैं कि NaCO3 यानी खाने का सोडा जो है उसे हम और किस नाम से जानते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन को पढ़ा और उससे संबंधित हमने 4-5 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी, देखिए यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है उभय का मतलब होता है दो। उभय का मतलब क्या होता है? दो। यानी ऐसा आपको ऑक्साइड बताना है जो 2 गुणधर्म रखता हो। कितने?
दो गुणधर्म रखता हो ऐसा ऑक्साइड बताना है आपको। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में आपको दे रखा है जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। देखिए इनमें से एक ही एक ऐसा ऑक्साइड है जो दोनों गुण रखता है और वो है जिंक ऑक्साइड। यानी ये अम्लीय प्रकृति का भी होता है और क्षारीय प्रकृति का भी होता है, यानी ये दोनों गुण प्रदर्शित करता है, उसे अपन जिंक ऑक्साइड कहते हैं। अगर आपसे उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा पूछ ले तो आप उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति रखते हैं, जो क्या अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसका सही आंसर क्या है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जेडेनो इसको भी बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। तो हमने इसकी परिभाषा भी जान ली और इसका सूत्र क्या होता है वो भी जान लिया, और उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जांपल जिंक ऑक्साइड होता है ये भी हमने जान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बार स्क्रीन पे अपन क्वेश्चन को ले आते हैं। हाँ, ये अपने यहां तक पढ़ लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के प्रतान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, ये किसका अच्छा उदाहरण है? देखो मटर का पौधा जो है उसको अगर कहीं से सहारा मिल जाता है तो उसे लिपटता और वो एक लंबी बेल बना लेता है, तो वो सही आंसर जो है, क्योंकि वो स्पर्श कर रहा है। ध्यान रखना, सहारे से लिपटने का मतलब है स्पर्श करना। क्या? स्पर्श करना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर का वानस्पतिक नाम है। देखो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम अगर आपसे पूछे तो उसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन में आपको मिलेगा पाइसम सेटाइवम। ये मटर का वानस्पतिक नाम है। अगर मटर का नाम आ गया तो मटर से संबंधित मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूं कि जो मेंडल आनुवांशिकी के जनक हैं उन्होंने मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए शामिल किया। क्यों? क्योंकि मटर का पौधा जो है 1 वर्षीय है और इसमें बहुत सारे जो गुण हैं उसको एक ही बार में अध्ययन किया जा सकता है, इसीलिए मटर का वानस्पतिक नाम काम में, मटर का पौधा काम में लिया। और मटर का वानस्पतिक नाम जो है वो है पाइसम सेटाइवम। याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का कारण है। अगर दोस्तों अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ प्रकाश का स्रोत झिलमिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, वास्तव में वो झिलमिल नहीं कर रहा है। यानी एक तरीके की झूठी घटना है। कैसी घटना है? झूठी घटना। और झूठी घटना जिसमें भी आती है उसका सही आंसर होता है अपवर्तन। क्या आंसर होता है उसका? अपवर्तन। तो इसका हमने सही आंसर जान लिया कि अगर हम दूर स्थित किसी प्रकाश स्रोत को देखेंगे तो वो झिलमिलाता हुआ दिखेगा और उसका सही आंसर होगा अपवर्तन। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अपवर्तन होता क्या है? अपवर्तन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अपवर्तन का मतलब है कि प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी चाल व दिशा में परिवर्तन आ जाना, उसे अपन अपवर्तन कहते हैं। अगर आप अपवर्तन के नियम और अपवर्तन के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो दिए हुए हैं, आप वहां पर जाके देखें। आपको बहुत ही आसान लगेगा और आप सारी चीजें सीख जाएंगे। अपवर्तन, परावर्तन, इनके नियम वगैरह, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बीज का निर्माण किस संरचना में होता है? बीज का निर्माण किस संरचना में होता है? संरचना पूछा है आपसे। देखिए तो इसमें बीज अगर आपको याद ही करना है तो देखिए बीज का निर्माण जो होता है बीजांड में होता है। किस में होता है? बीजांड में होता है। बीज का निर्माण जो होगा बीजांड में होगा। और यहाँ पे जो वृत्ति का दे रखा है ये तो पुष्प का मध्य भाग होता है। पुष्प का मध्य भाग तो ये तो आएगा नहीं। तो अभी तो आप इसका आंसर जान ले, बीज का निर्माण किस संरचना में होता है? तो देखिए ट्रिक है, बीज बीजांड। याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक सूर्य अस्त तथा आभासी सूर्य अस्त के बीच समय अंतराल कितना होता है? लगभग समय अंतराल कितना होता है? देखिए, हाँ, वास्तविक सूर्य अस्त हो गया, यानी सूर्य का उगने से पहले यहाँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए
कि अपवर्तन की घटना के कारण जो सूर्य उदय होने से पहले ही और सूर्य अस्त होने के बाद में भी हमें दिखाई देता है, उसके पीछे का कारण जो है वो अपवर्तन है। लेकिन यहां हमसे समय पूछा है कि कितना समय लगता है लगभग, तो देखो उसका जो समय लगता है वो है अंतर जो है 2 मिनट। लेकिन अगर आपसे अगर यहां पे केवल अंतर पूछा है तो आपको तो 2 मिनट बताना है। लेकिन अगर वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्य अस्त के बीच टोटल समय कितना लग रहा है, तो 2 मिनट तो इधर और 2 मिनट उधर, तो टोटल आंसर आता है 4 मिनट। तो इसमें तो सही आंसर जो होगा तो वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्य अस्त, आभासी सूर्य अस्त, अस्त अस्त दे रखा है, देखिए उदय का नाम कहीं नहीं आ रहा। अगर उदय भी आ जाता तो 4 मिनट आती, और यहाँ पर वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट लगता है। अगर आपसे उदय और अस्त दोनों के लिए पूछ लिया जाता तो उसका अंतर 4 मिनट होता। समझ गए होंगे आप इस प्रश्न को। इसका सही आंसर 2 मिनट होगा, याद रखेंगे और क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का समय का अंतर पूछा है आपसे तो वो 2 मिनट होगा। कितना होगा? 2 मिनट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही गजब का है और बहुत ही शानदार प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए क्या है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपन। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? देखिए विद्युत धारा जिस सर्किट के अंदर बहती है तो उसका अगर ये बंद पथ बन जाता है तो उसे अपन विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। अगर ये ऑप्शन में नहीं, अगर आपसे से पूछा जाए कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर जो आप लिखेंगे वो है कि अगर विद्युत धारा का एक सतत या पूरा बंद पथ है। अब बंद पथ देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपने कोई बल्ब यहाँ पे ये बल्ब बना दिया और यहाँ पे बैटरी जोड़ दी, तो इसका ये पूरा बंद पथ होना चाहिए। बंद पथ तब जाकर इसको अपन विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के मैंने आपको जो उनके उपयोग याद करने की बहुत शानदार ट्रिक बताई है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखें। आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि सौर कुकर यानी अवतल दर्पण के उपयोग क्या है और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। तो आप एक बार मेरा वीडियो जरूर देखें, तो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। तो यहाँ सही आंसर जो होगा, जिन्होंने मेरा वीडियो देख रखा है उनको सही आंसर पता होगा और उसका सही आंसर है सौर कुकर। सौर कुकर के अंदर देखिए क्या करते हैं अपन, सौर कुकर का मतलब है सूर्य का प्रकाश आना, और सूर्य का प्रकाश आके सौर कुकर पर आपतित होगा, और आपतित होगा तो इसका मतलब है एक जगह पर केंद्रित होगा, और जहां केंद्रित होता है तो उसके लिए अपन अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का दूसरा नाम होता है अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण। और अभी का मतलब होता है केंद्रित करना, तो सौर कुकर प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण यानी अभिसारी दर्पण। आपको इनका नाम भी याद रखना है। चलो मैंने अवतल दर्पण का नाम बता दिया तो उत्तल दर्पण का भी बता देता हूं। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसका नाम होता है अपसारी दर्पण। कौन सा? अपसारी दर्पण। समतल दर्पण में तो प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है जिसकी वजह से प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे इसका आंसर तो ये नहीं होगा। सही आंसर जो होगा वो होगा अवतल दर्पण यानी अभिसारी दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने अणु होते हैं? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, तो इसका सही आंसर होगा O3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी सरल सा ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। प्राकृतिक संरक्षण यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए क्या क्या उद्देश्य हैं, तो उसमें से एक है वंशागत एवं जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, इस तरीके से हमने 12 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और ऐसे ही और प्रश्न लेकर आऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।